Hello students, in today's lecture number 3 of chapter 4, we shall discuss the concept of Lorentz force. In lecture number 3, we discussed the concept of magnetic field. Magnetic field, as we discussed, it is a field around a magnet or a current carrying conductor in which magnetic effect or magnetic field can be experienced. Similarly, a scientist named H.A. Lorentz, Hendrik Antoon Lorentz, H.A. Lorentz, a Dutch theoretical physicist, professor at Leiden. He gave the concept of Lorentz force. He told that whenever a charged particle is placed in a space where both electric and magnetic fields are present, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह रखा जाए जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसी जगह पर चार्ज पार्टिकल को रखने पर वो चार्ज पार्टिकल जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं. तो लॉरेंज साइंटिस्ट H.A. लॉरेंज के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे लॉरेंज फोर्स कहा जाता है. लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि जब किसी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल Q है, जब इसको एक ऐसी जगह पर रखा जाता है, मान लीजिए ये एक रीजन है, फील्ड है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट. यदि इस रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, ऐसे क्षेत्र में जब किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया टोटल जो फोर्स होगा, दैट टोटल फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स. समझ में आया? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल कौन है? Q इज ए चार्ज पार्टिकल. और कहाँ मूव कर रहा है? मूविंग इन ए स्पेस या फील्ड. एक स्पेस में, ये एक क्षेत्र है, स्पेस है, या एक फील्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं. इस क्षेत्र में जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं, ऐसे क्षेत्र में जब कोई चार्ज पार्टिकल Q मूव करता है तो उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया फोर्स होगा, द टोटल फोर्स, वी कैन से द टोटल फोर्स experienced by a charged particle moving in a space where both electric and magnetic fields exist is called Lorentz force. That is, we can say that Lorentz force may be written as, Lorentz force को हम क्या लिख सकते हैं? Lorentz force, मान लीजिए F is a Lorentz force, और इसको लिखा जा सकता है the sum of electric force and magnetic force. हम sum of इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल Q एक ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसलिए इस चार्ज पार्टिकल Q के द्वारा जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, देखिए यहां पर चार्ज पार्टिकल Q स्टेशनरी कंडीशन में नहीं है, इट इज इन मूविंग कंडीशन. whenever this charge particle Q moves in a space where both electric and magnetic fields are present or exist, then the total force experienced by this charge particle would be the sum of electric force and magnetic force. The sum of electric and magnetic force is known as Lorentz force. The Lorentz force is represented by F. So this F may be rewritten as Fe. E means electric force. This is electric force plus magnetic force. Magnetic force means Fm. M for magnetic. And this sum of electric force and magnetic force is known as Lorentz force, represented by F. Lorentz force represented by F. Right? Now, what is the electric force experienced by this charge particle? जब चार्ज पार्टिकल Q को हम एक ऐसे क्षेत्र में रखें जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो किसके बराबर होगा? Q इंटू E के बराबर होगा. सिंपली ये हमने ऑलरेडी कूलाम फोर्स के कॉन्सेप्ट से जानते हैं. हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने चैप्टर 1 में बात की थी तो उस समय हमने बात की थी कि चार्ज पार्टिकल
को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, और साथ ही हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सिलरेट होता है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण मैंने आपको बताया था जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ए बराबर क्यू इंटू ई अपॉन एम, इतना एक्सिलरेशन चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा। कब? जब चार्ज पार्टिकल को कहां रखेंगे? ऐसी स्पेस में रखेंगे, ऐसे फील्ड में रखेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल क्यू के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है, और वो कितना होगा? क्यू इंटू ई होगा, क्यू इंटू ई होगा। क्लियर? प्लस एफ एम। व्हाट इज एफ एम? एफ एम इज मैग्नेटिक फोर्स। आप किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है? इस चार्ज पार्टिकल क्यू के द्वारा जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा, वो जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल क्यू के द्वारा एक्सपीरियंस होगा उसे हम क्या कहते हैं? यदि हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, रफली यदि हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया। क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, वी इज द स्पीड विद विच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in a space where electric and magnetic field both are present, and this B is the magnetic field. ये B क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वो कितना एक्सपीरियंस हो रहा है? Q V क्रॉस B, इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जो टोटल फोर्स ये आया आपका, ये टोटल फोर्स ये क्या कहलाएगा? लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। सो लॉरेंज फोर्स बराबर होता है किसके सम के? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। क्योंकि इसके बारे में किसने बताया? लॉरेंज ने बताया। क्या बताया? कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे स्पेस में, एक ऐसे फील्ड में मूव करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, ऐसे स्पेस में और फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस किए जाएंगे। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये दो टाइप के जो फोर्स एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल के द्वारा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का जो सम होगा ये लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, एंड एफ ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा, मैंने आपको बताया कितना होता है? क्यू इंटू ई होगा, क्यू इंटू ई। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा। यहां से देखिए क्यू कॉमन आ रहा है और लिखा जा सकता है E वेक्टर E प्लस वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, V क्रॉस V, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉरेंज फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी चार्ज पार्टिकल जब किसी एक ऐसे स्पेस में मूव करता है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों मौजूद हैं, तो वहां पर चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, वो लॉरेंज और टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के बराबर होता है। और कितना होता है? क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको डिराइव करना बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं क्यू इंटू ई होता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है। दोनों में से क्यू कॉमन आया तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो भाई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना होगा। नोट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स एक्सिलरेशन, क्या प्रोवाइड करता है? एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है टू द चार्ज पार्टिकल, टू द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इस पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में, और यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल Q को रखा, तो ये चार्ज पार्टिकल Q जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, और वो इसके तो Q इंटू E के बराबर होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या काम करेगा इस चार्ज पार्टिकल के साथ? ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, चार्ज पार्टिकल की मोशन को एक्सेलरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। और कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है? हम न्यूटन सेकंड लॉ से इस फोर्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? m इंटू ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा। और यहां से जो एक्सेलरेशन आया ए, ये किसके बराबर आ गया? Q इंटू वेक्टर E अपॉन m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए चार्ज पार्टिकल, राइट? किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो चार्ज पार्टिकल Q इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करता है? एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स एक्सिलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स एक्सिलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। नंबर टू पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? वो कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है। यानी स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से करेंगे, और यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को भेजना है, तो आप वो काम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करेंगे। मान लीजिए जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है, ये चार्ज पार्टिकल Q है और इसको एक ऐसे क्षेत्र में रखा गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स इसके बराबर होता है QV क्रॉस B के बराबर होता है, जिसे हम QVB साइन थीटा भी कहेंगे, QVB साइन थीटा भी कहेंगे। अब यहां पर देखिए, व्हेन थीटा इज जीरो, यदि मैं यहां पर केस लूं, केस 1 लेता हूं, थीटा इज जीरो, यानी थीटा जीरो, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एन एंगल बिटवीन द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, वो कौन बताएगा? थीटा बताएगा। सो थीटा इस स्पीड v और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है। यदि थीटा जीरो है, थीटा जीरो होने का मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि मूव करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जीरो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि थीटा जीरो होगा तो Fm मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो होने पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। डिटेल में हम आगे बात करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, यदि 90 डिग्री है, यानी मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर करता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का तो मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। और जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंटर करता है, यानी थीटा 90 डिग्री होता है, तो जब यहाँ थीटा 90 रखेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा? QVB के बराबर आएगा, QVB के बराबर आएगा। और ये जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स वुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस मैग्नेटिक फोर्स वुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स।
दिस Fc इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो Fm इज QVV, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVV, और Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड जो फोर्स होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दो टाइप का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है सेंटर से अवे जो फोर्स लगता है, सेंटर से दूर की तरफ, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, और जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? mv²/r, जहां v वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, r रेडियस है सर्कुलर पाथ का, m मास है चार्ज पार्टिकल का, q चार्ज है चार्ज पार्टिकल का, v अभी मैंने बताया आपको वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, और ये v क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने की वजह से इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और कब प्रोवाइड कर रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज पार्टिकल को मिलता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है। तो जब ये कंडीशन आती है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है चार्ज पार्टिकल को? भाई डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसका पाथ निश्चित कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस पाथ से जाएगा। ये कौन बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स डायरेक्शन और पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के लिए क्या पाथ होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को क्या कर देता है? एक्सिलरेट कर देता है, उसकी स्पीड को बदल देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। तो कितना एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है? Q इंटू ई अपॉन एम, Q इंटू ई अपॉन एम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और कितना जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QV×B होता है, जहां V क्या है? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, और ये B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो V और B के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, तो इसे लिखा जाएगा QVB sin थीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ऑन प्लेसिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने यहां पर दो केस लिए, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंटर करता है तो वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो किसके बराबर होगा? QVV के बराबर होगा। और जब ये कंडीशन होगी, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो उस समय ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। जब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर मोशन में चला जाता है। और किस रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा वो इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल। किस वेलोसिटी से वो उस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो भी इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, बिकॉज दिस V इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और ये डिपेंड करेगा कि कितना रेडियस का सर्कुलर पाथ चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा, किस स्पीड से जाएगा, ये किस पाथ पर डिपेंड करेगा। यहां से यदि मैं इस रिलेशन से यहां से यदि मैं R का वैल्यू निकालना चाहूं तो देखिए V से V कैंसिल हो रहा है, तो R बराबर क्या आ जाएगा? सिंपली QV/mv। ये एक्सप्रेशन आया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का, QB/m इंटू V। तो यहाँ Q चार्ज है, M मास है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बढ़ जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम करेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कम हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ज्यादा हो तो उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा क्या कि उसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो ज्यादा हो। सर्कुलर पाथ का अब यहां पर आप देखेंगे तो उल्टा रिलेशन आ रहा है, यहां पर क्यू वी अपॉन एम बी आ रहा है। सॉरी ये उल्टा होगा बेटा, ये एम बी अपॉन क्यू वी होगा, वेरी सॉरी, एम बी अपॉन क्यू वी होगा, करेक्ट कीजिएगा प्लीज। आर को इधर ले जाएंगे तो वी से वी कैंसिल हो गया, एम बी अपॉन क्यू वी होगा, करेक्ट कीजिएगा प्लीज, एम बी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन क्यू वी होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फॉलो किया गया सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम करने से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बढ़ जाएगा। यदि आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा बड़े सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना होगा। तो अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम चार्ज पार्टिकल की रेडियस को बढ़ाएं, कैसे उसकी स्पीड को बढ़ाएं, जिससे कि फाइनली चार्ज पार्टिकल हाईली एक्सेलरेट हो जाए। तो ये हम आगे साइक्लोट्रॉन डिवाइस है उसकी जब स्टडी करेंगे तो बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने जाना लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज कौन थे, वैज्ञानिक थे, एच ए लॉरेंज, जिन्होंने, जो कि फिजिसिस्ट थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एच ए लॉरेंज, जिनका पूरा नाम था हेनरिक एंटोन लॉरेंज, इन्होंने लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है, एक ऐसे फील्ड में रखा जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो दोनों फोर्सेज का जो सम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होगा वो लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा। और लॉरेंज फोर्स को हमने लिखा सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और फाइनली क्या आ गया, Q को हमने बाहर लिया कॉमन और ब्रैकेट में आ गया E, वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। दिस इज ऑल अबाउट द लॉरेंज फोर्स। ये तो हमने बात की लॉरेंज फोर्स की। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया जाता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हालांकि कल हमने इसकी शॉर्ट में बात की थी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी हम बात करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज magnetic force experienced by a current carrying conductor, magnetic force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform मैग्नेटिक फील्ड, एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसकी बात अब हम करेंगे। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसके द्वारा मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं चार्ज पार्टिकल की बात अब नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर की। एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो तो हम जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी होता है। लेकिन अब यदि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल के बजाय पूरा एक कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कब, जब इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसकी बात हम करेंगे। सो कंसीडर लेट a magnetic field directed out of page. Let a magnetic field directed out of page and in this और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लेट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म कहिए, लेट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउट ऑफ पेज। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कीजिए और वो कैसा हो, डायरेक्टेड आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर की तरफ हो। एंड इन दिस यूनिफॉर्म
in this uniform magnetic field, in this uniform magnetic field, in this uniform magnetic field, a current carrying conductor, a current carrying conductor of length, conductor of length small l is placed, small l is placed. एक कंडक्टर, करंट केयरिंग कंडक्टर रखा हुआ है जो कि किस लेंथ का है, स्मॉल एल लेंथ का है. तो देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं भाई. जब आउट ऑफ पेज डायरेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये देखिए मैंने बनाया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज ऑन विच आई एम राइटिंग, राइट. जिस पेज पर मैं लिख रहा हूं उस पेज से, उस पेज के प्लेन से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड. और जब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे हम आउट ऑफ पेज मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. और ये देखिए जब आउट ऑफ पेज होता है तो उसे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहां पर देखिएगा ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर है, एक जैसी डिस्टेंस पर है. इसका मतलब ये क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ. ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मान लेते हैं, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? एक करंट केयरिंग कंडक्टर रखा हुआ है. मान लीजिए ये एल लेंथ का एक वायर है, वायर जिसको, जो किसी मेटल का बना हुआ है. और इसी वायर को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टर नाम देते हैं. अब इसको करंट केयरिंग बना दें. करंट केयरिंग का मतलब है कि इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है. और जब ये करंट केयरिंग कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. और ये इलेक्ट्रॉन्स इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे. ये आप जानते हैं. जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उस समय हमने बात की थी कि कंडक्टर में जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के द्वारा कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्टेड होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली. हाँ भाई, इसमें जो कंडक्टर में हमने करंट फ्लो किया है, डेफिनेटली ये कैसे फ्लो हुआ होगा? जब इस कंडक्टर को हमने किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ा है, यानी किसी बैटरी से या सेल से जोड़ दिया है, तब तो इसमें करंट फ्लो होगा. हालांकि मैंने यहाँ पर वो दिखाया नहीं है, दिखाने की जरूरत भी नहीं है. यदि इस एंड को मैं बैटरी के पॉजिटिव से और इस एंड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूं तो यहाँ पर हो जाएगा हाई पोटेंशियल और यहाँ पर हो जाएगा लो पोटेंशियल. और जैसे ही वायर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो वायर के अंदर, मेटल वायर जो किसी मेटल का बना है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेज हैं, वो लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड की तरफ बहना शुरू होंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे. और जब चार्जेज का मूवमेंट होता है, हम जानते हैं कि वायर में यानी कंडक्टर में करंट फ्लो हो जाता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेते हैं. तो ये देखिए, ये एक हमने कंडक्टर लिया जिसका लेंथ एल है. तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd है और ये इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल. करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. मान लेता हूं इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? कैपिटल A. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, मान लेता हूं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. Assume that small n number of electrons are available in this conductor. And also consider, और ये भी हम कंसीडर कर लें भाई, जब फिजिक्स में हम बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए पहले कैलकुलेशन नहीं कर सकते. तो हमने ये एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया. ये एक छोटा सा पोर्शन जिसकी लेंथ में मान लेता हूं कितनी है? dl है. dl लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट, इसका, इस कंडक्टर का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है. इस छोटे से पार्ट को जिसका लेंथ dl है, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो करंट इंटू dl यानी I इंटू dl जो होगा बेटा, यहाँ पर I इंटू dl, इसे कहते हैं हम करंट एलिमेंट. क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट. ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है ये वर्ड. करंट एलिमेंट I इंटू dl, करंट एलिमेंट.
तो करंट एलिमेंट क्या है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ सॉल्ट पोर्शन। जो सॉल्ट पोर्शन हमने कंसीडर किया है, छोटे से छोटा हिस्सा जो हमने लिया है, उसकी लेंथ और उसमें फ्लो होने वाले करंट के मल्टीप्लीकेशन को हम करंट एलिमेंट कहते हैं। तो ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया है। पहले हम इस एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो निकालेंगे। तो हमने क्या किया है, एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है उसे एक ऐसी जगह पर रखा है जहां पर कौन मौजूद है, कौन प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो देखिए कितना मैग्नेटिक फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर के, इसको हमने करंट कैरिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को ले जाने वाला कंडक्टर, राइट, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। सिंस आप देखिए, सिंस वी नो दैट we know that the magnetic force experienced by a charged particle Q is written as, किसी चार्ज पार्टिकल Q के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो हम क्या लिखते हैं, एफ एम इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, इतना लिखा जाता है, ये सब आप जानते हैं। वेयर एफ एम इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, Q is the charge of that charge particle, V is the speed of charge particle, and this B is the magnetic field, right? ये एक हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टर की, करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो इस Q का वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ पर Q का जो वैल्यू होगा आप जानते हैं, Q इज टोटल चार्ज इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए इससे पहले हम ये बात कर लें कि फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर द टोटल चार्ज Q कितना होगा। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होने चाहिए इसमें, और वो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, कितना है, n है। और n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, जब हमने करंट डेंसिटी की बात की थी तो उस समय भी हमने बात की थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना कंडक्टर का, एरिया इंटू लेंथ, यानी वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, ई। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैसे तो माइनस ई होता है लेकिन हम यहाँ प्लस ई ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जो टोटल चार्ज आया वो कितना आया, NaLe। टोटल चार्ज का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका NaLe। दिस इज द टोटल चार्ज फॉर दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो रिटेन किया गया टोटल चार्ज है वो इतना है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा देयरफॉर एम कितना हो जाएगा, NaLe और V क्रॉस B, ये हो जाएगा। क्लियर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। अब यहां पर जो लेंथ में लेऊंगा, यहां पर इसको देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स experienced by a
salt portion of length dl of a current carrying conductor जो है उसके सॉल्ट पोर्शन जिसकी लेंथ dl है के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, मान लीजिए वो DFM है, सॉल्ट पोर्शन के द्वारा FM ना मान करके हम क्या मान लें, DFM है, ठीक है। DFM इज द टोटल फोर्स बाय ए सॉल्ट पोर्शन जो हमने कंसीडर किया है, दिस इज द सॉल्ट पोर्शन। इस सॉल्ट पोर्शन के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, DFM होगा, राइट। और इज इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम एरिया, और L की जगह क्या आ जाएगा, DL आएगा या नहीं, DL क्यों आएगा, क्योंकि हम सॉल्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्ट पोर्शन का लेंथ कितना है, DL, तो एरिया कितना होगा, A इंटू DL होगा, राइट। और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E है, और V क्या हो जाएगा बेटा, V हो जाएगा आपका VD, V क्या हो जाएगा आपका VD, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, V की जगह क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई, ये इक्वेशन 1 समझ में आ गई होगी। ये किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है। अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो जो टोटल चार्ज होगा जिसकी लेंथ स्मॉल l है, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो इतना होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो ऐसा इतना हो जाएगा। यहां आप BD लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VD, ठीक है। अब सॉल्ट पोर्शन की बात करें तो DFM इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। अब VD क्या होता है, VD आप जानते होंगे, VD क्या होता है। अब देखिए यहां पर आपको सॉल्ट पोर्शन की बात की है आपने, तो E की जगह आप -E लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अब यहां मैंने वेक्टर लगाया है इसलिए हम नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैंने यहां भी आप वेक्टर लगाएंगे तो यहां नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, यदि वेक्टर नहीं लगाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर लगाया है DFM इज इक्वल टू -E जो है -E होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और सॉल्ट पोर्शन की बात हो रही है, इसलिए A इंटू DL और VD क्रॉस B ये हो जाएगा। अब इसके बाद में जो VD का वैल्यू है, VD का वैल्यू क्या होगा बेटा, VD का जो वैल्यू होगा यहाँ पर VD, सिंस VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, देखिए इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के फ्लो के अपोजिट है या नहीं। इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं और करंट इस तरफ जा रहा है, तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का जो वैल्यू होगा बेटा, VD इज इक्वल टू माइनस होगा DL अपॉन dt। भाई v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना लिया मैंने, सॉल्ट पोर्शन की लेंथ के बराबर लिया। हम इस सॉल्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इसकी लेंथ के बराबर होगा, कितना हुआ DL, और अपॉन टाइम क्या, इस लेंथ DL को पार करने में जो समय लगेगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो DL लेंथ को कवर करने में, DL लेंथ को पार करने में जो समय लग रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कितना लग रहा है, DT। तो इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों लिया है, वाई नेगेटिव क्यों लिया है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो इसको मैं मान ले, देखिए इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखी है, और VD इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4, या फिर कहें नाउ पुटिंग, किसको रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ VD इनटू किस में रखें, इनटू इक्वेशन 3। वी हैव क्या हो जाएगा फिर हमारे पास आ जाएगा DFM इज इक्वल टू -NaDLE, और VD की जगह क्या आएगा, DL अपॉन DT क्रॉस B, ये हो जाएगा। क्लियर है, मैंने सिंपली इस VD की वैल्यू रख दी है। VD किसके बराबर है, -DL अपॉन DT, तो यहां पर वैल्यू रखा। अब इसको सॉल्व कर लें, DFM वेक्टर है भाई, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा NaDLE, और अंदर हो जाएगा DL अपॉन
डी टी, डी एल अपॉन डी टी क्रॉस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, डी एफ एम, डी एफ एम, डी एफ एम इज इक्वल टू एन ए ई। अब देखिए मैं क्या करता हूं, डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी को बाहर ले आता हूं इसको, और इस डी एल को अंदर ले जाता हूं, डी एल को अंदर ले गया, देखिए एक डी एल को अंदर ले गया और डी एल अपॉन डी टी को मैं बाहर ले आया। क्लियर, डी एल अपॉन डी टी को क्या किया मैंने, बाहर ले आया और इस डी एल को अंदर ले गया। ठीक है, इस डी एल को क्या ले गया, अंदर ले गया, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्रॉस बी, क्रॉस बी। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करें इसको, डी एफ एम, डी एफ एम। अब ये जो बाहर मैंने लिया है ये तो अभी वेक्टर क्वांटिटी में था, वेक्टर फॉर्म में था, लेकिन यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो एन ए ई डी एल अपॉन डी टी, सिंपली ये लिखा जाएगा, और डी एल क्रॉस बी ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे और क्या लिखा जाएगा, डी एफ एम इज इक्वल टू एन ई को पहले लिख लो ए, और ये डी एल अपॉन डी टी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। भाई ऊपर मैंने माइनस डी एल अपॉन डी टी को वेक्टर वी डी लिखा, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वेक्टर वी डी ये किसके बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा माइनस डी एल अपॉन डी टी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये वी डी हो जाएगा सिंपली। तो इस डी एल अपॉन डी टी को क्या लिख दिया, वी डी लिख दिया, और डी एल क्रॉस बी इस तरीके से लिखा गया। अब देखिए जरा ये एन ए वी डी, सिंस आप सब जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इतना होता है, एन ए वी डी हमने रिलेशन जाना था, ये रिलेशन डिराइव किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी कंडक्टर के लिए। देयरफॉर जो शॉर्ट पोर्शन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इसकी जगह हम आई लिख दें, डी एल क्रॉस बी ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको, भाई डी एल क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा, तो बी डी एल साइन थीटा, जहां थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, बी और डी एल के बीच का एंगल है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये तो शॉर्ट पोर्शन के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो शॉर्ट पोर्शन है इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स आया, लेकिन हमें शॉर्ट पोर्शन के लिए नहीं चाहिए, हमें तो पूरी लेंथ एल के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस करंट कैरिंग, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो चाहिए। अभी तो हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे से पोर्शन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है। तो यदि हम पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नाउ मैग्नेटिक फोर्स experienced by whole मतलब पूरा current carrying कंडक्टर, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसे निकाला जाएगा। इस इक्वेशन को हम नंबर डाल दें 5, ठीक है, या इसको 5 डाल दीजिए और इसको 6 डाल दीजिए। ठीक है, ये 6 है और ये 5 है। ये इक्वेशन 6 को हम इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, इंटीग्रेशन किया, इधर भी इंटीग्रेशन किया, आई वी डी एल साइन थीटा, राइट। अब कहां से कहां इंटीग्रेशन, भाई लेंथ, पूरी लेंथ के लिए यानी 0 से L के लिए करूंगा। कहां से कहां इंटीग्रेशन जाएगा, 0 से L लेंथ के लिए, पूरी लेंथ के लिए। जब 0 लेंथ है तो 0 फोर्स, L लेंथ है तो मान लेता हूं टोटल फोर्स Fm हो गया। तो DFM, जैसे dx का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा। भाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो वैसे ही DFM का इंटीग्रेशन क्या होगा, FM होगा। DFM का इंटीग्रेशन क्या होगा, DFM होगा। DFM का इंटीग्रेशन क्या होगा, FM होगा। तो देखिए DFM का इंटीग्रेशन कीजिए, DFM का इंटीग्रेशन करूंगा तो FM, और लिमिट कहां से कहां, 0 से FM इज इक्वल टू, अब देखिए करंट क्या बदल रहा है, करंट बदल रहा है क्या,
करंट पूरे कंडक्टर में सेम है, तो आई को तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा, और बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि लेंथ बदलने से नहीं बदलेगा, लेंथ बदलने से नहीं बदलेगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, केवल डीएल का इंटीग्रेशन होगा, 0 से डीएल। अब देखिए यहां पर इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा। अब यहाँ डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल, और लिमिट 0 से एल। अब उधर राइट साइड में भी यदि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर तो एफ एम माइनस 0 एफ एम हो गया, आई बी साइन थीटा हो गया, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल माइनस 0, यानी सिंपली क्या आएगा, एल आएगा। क्या आएगा, एल आएगा। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स आ गया, आई बी एल साइन थीटा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है, जिसे आप वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आई एल क्रॉस बी ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, एल क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा, एल क्रॉस बी लिखना है, बी क्रॉस एल नहीं, ठीक है। इसको इक्वेशन 8 कहते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। सो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 represents मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स, एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमने निकाल लिया। कितना आ गया, आई वी एल साइन थीटा। कितना आ गया, आई वी एल साइन थीटा। समझ में आया क्या? एक बार वापस से जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर हमने एल लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर माना और इसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए पहले हमने, अब देखिए ये पूरा कंडक्टर जो है एक किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है चार्जेस से। तो एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है उसके एक्सप्रेशन का हमने यूज किया, और एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है। लेकिन यदि हम कंडक्टर की बात करें, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, तो क्यू जो होगा एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज नहीं होगा, ये सभी चार्जेज का सम होगा। तो टोटल जो चार्ज होगा वो n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से, इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, NaLe, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। और करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स फिर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर में लिख रहे हैं इसलिए E को माइनस ई लेंगे, ठीक है। E को क्या लिया है, माइनस ई, NaL एज इट इज, और क्या आ जाएगा, V की जगह आ जाएगा Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं करंट के, इसलिए माइनस Vd जो है आगे नेगेटिव लिया जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम देखिए फिजिक्स में सीधे पूरे स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, पहले हमें उस स्ट्रक्चर का छोटा सा हिस्सा कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पोर्शन लिया डीएल लेंथ का। इस डीएल लेंथ के करंट शॉर्ट पोर्शन जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा डीएफएम, और ये डीएफएम किसके बराबर होगा, डीएफएम ये तो टोटल चार्ज आ गया इंटू Vd क्रॉस बी, और फिर इसको हमने रीराइट किया क्योंकि Vd का वैल्यू क्या होगा, Vd का वैल्यू होगा माइनस DL अपॉन dt। क्यों होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट एक दूसरे के अपोजिट है। यदि इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। और जब Vd की जगह हमने माइनस DL अपॉन dt रखा इक्वेशन 3 में, तो ये आ जाएगा, और माइनस को बाहर लाए तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व किया और dl अपॉन dt को बाहर ले आए, dl को अंदर ले गए, तो इस तरीके से आ जाएगा। dl अपॉन dt को हमने क्या लिखा, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इस तरीके से लिखा। और ये क्या है, करंट है, तो आई DL क्रॉस बी, ये शॉर्ट पोर्शन के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स है वेक्टर फॉर्म में आ गया। और यदि मैग्नीट्यूड लिखना है तो आई बी DL साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है, तो उसी फॉर्मूले से BDL साइन थीटा हो गया। अब मैग्नेटिक फोर्स ये तो हमने शॉर्ट पोर्शन के कारण निकाला, लेकिन हमें पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण चाहिए, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इक्वेशन 6 का। तो इस DFM का इंटीग्रेशन हुआ 0 से FM,
ठीक है, शुरुआत में जीरो फोर्स और बाद में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना है, Fm है। और लेंथ किस लेंथ के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 से L के लिए। तो देखिए DFM का dx का x होता है तो DFM का FM हो गया, 0 से FM लिमिट हो गई। I का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। B का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही है। और साइन थीटा में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि L और V के बीच का डायरेक्शन वही रहने वाला है, चाहे आप छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें चाहे आप पूरा लेंथ का कंडक्टर लें। और dl का इंटीग्रेशन होगा 0 से L, dl का L हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक्सपीरियंस किया गया है पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ILB साइन थीटा या IBL साइन थीटा। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो IL क्रॉस B। तो ये इक्वेशन 7 और 8 जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फोर्स तो हमने निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो डायरेक्शन मैं छोटी सी और बात करूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और अब जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इससे इसकी डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी जो फोर फिंगर है, ये है फोर फिंगर, सॉरी फोर FORE, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और ये है थंब, ये क्या है, थंब है ये, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये है आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है, ये हाथ है मिडिल फिंगर। अब मेरी ड्राइंग के साथ थोड़ा सा वेयर करना, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को। तो ये देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड और ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, कौन, फोर फिंगर। मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगा और थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब देखिए इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो उसे पता करने के लिए मैं दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउट ऑफ द पेज है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं क्या रख देता हूं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूं। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ कितना है, स्मॉल l लेंथ का है। कितनी लेंथ का है, स्मॉल l लेंथ का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है। और इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में किससे जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मान लेता हूं ये डायरेक्शन किसका है, करंट का। ये डायरेक्शन किसका है, करंट का, जो इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। तो देखिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, आउट ऑफ द पेज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और करंट का डायरेक्शन पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर फिंगर, ये फोर फिंगर रहेगी ऊपर, क्योंकि जो डॉट है, डॉट क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, तो ऊपर की तरफ ये फोर फिंगर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और करंट देखिए राइट साइड में जा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, मिडिल फिंगर। अब देखिए थंब किस तरफ जा रहा है, थंब आ रहा है नीचे की तरफ, थंब आ रहा है नीचे की तरफ, यानी ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो नीचे की तरफ क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है। क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। किसके द्वारा एक्सपीरियंस किए गए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से।
तो आज मैंने आपसे बात की कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, और उसके बाद में मैंने आपसे बात की कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आप देखिए कब ये मिनिमम और कब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो भी मैं जरा बात कर लेता हूँ। केस 1 लेता हूँ। यदि करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 है, और थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। भाई यदि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए ये पेंसिल करंट कैरिंग कंडक्टर है। पेंसिल जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये पेंसिल क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेता हूं। और ये जो पेन है, ये पेन मेरा क्या मान लेता हूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो हम किससे निकालेंगे? Fm इज इक्वल टू ILV साइन थीटा, इससे निकालेंगे। थीटा का वैल्यू क्या है? 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर? 0 मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा किसके बीच का एंगल है? L और B के बीच का एंगल है। तो जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में वो करंट कैरिंग कंडक्टर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। केस 2 की मैं बात कर लेता हूं। केस 2 क्या बन सकता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब 180 डिग्री का मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर is placed anti parallel to magnetic field। तो Fm का जो वैल्यू आएगा ILB साइन 180 आएगा, और साइन 180 भी क्या होता है? 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो पेंसिल है पिंक कलर में, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखिए दोनों, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ भी ऊपर की तरफ है, तो उस केस में ये हो गए पैरेलल। लेकिन मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख देता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया ऊपर की तरफ, और करंट कैरिंग कंडक्टर में का जो लेंथ है वो मैं नीचे की तरफ डायरेक्टेड मानता हूं, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। तो जब एंटी पैरेलल हो जाते हैं तब भी ये क्या है? 0 मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन थर्ड केस की यदि मैं बात करूं, केस थर्ड का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, और थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर किसके पर? ये देखिए परपेंडिकुलर का साइन और आर, परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बी के मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर हम रखते हैं, कैसे? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर की तरफ और ये कंडक्टर है, तो इस तरीके से रख दिया जाए, यानी परपेंडिकुलर है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे? देखिए Fm इज इक्वल टू क्या होगा? ILB, और साइन थीटा की जगह क्या है? 90, तो साइन 90 क्या होता है? 1, तो साइन 91 होने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा अब वो क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर कब एक्सपीरियंस करेगा? जब वो 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि परपेंडिकुलर रख दें तो हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हवा में लटका सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम आगे कि मान लीजिए कोई किसी वजन का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है
और उससे हम किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बिना धागे से बांधे हुए या बिना किसी सपोर्ट के हवा में लटकाना है तो कैसे लटका सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से लटका सकते हैं भाई। ये वजन है तो जो mg होगा इसका नीचे की तरफ लगेगा। mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ILB ऊपर की तरफ लगेगा। ILB sin थीटा होता है, थीटा तो 90 है, तो ILB होगा। ILB जब mg के बराबर हो जाएगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हवा में लटक जाएगा, है या नहीं? तो ये केस हम आगे न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। तो ये आज मैंने आपसे बात की करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको दोबारा से पढ़िएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।